नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस जोन में। दोस्तों 2024 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में 2023 के पेपर को हम लेकर के आए हुए हैं। इस पेपर के माध्यम से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए हम एक एक टॉपिक को तैयार करेंगे। दोस्तों हम जो पढ़ रहे हैं ये बहुत जरूरी है कि वो पढ़ाई हमारी सही डायरेक्शन यानी राइट डायरेक्शन में हो। तो इसी क्रम में ये 2023 का जो पेपर है वो हमको एक तरह से गाइड करेगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसी के संदर्भ में आज का ये सेशन है। थोड़ा सा ये सेशन हो सकता है कि लंबा हो जाए, लेकिन धैर्य से आप पढ़िएगा। अब तक हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती थी, लेकिन अब हम जो है पढ़ाई वाले सेशन में मोड में आ चुके हैं। जैसा कि कल ही हमने अपने वीडियो में बता दिया था कि 11 तारीख से जो है आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की साथ में तैयारी शुरू हो जाएगी। तो चलिए अभी आज हम लोग 1 से लेकर के 40 प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 40 वाला 40 तक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही बिना लेट लतीफ के। तो दोस्तों यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ सवाल पूछा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से ये सवाल पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब संविधान को लागू किया गया था उस समय टोटल जो है वो 22 पार्ट थे, और इस 22 पार्ट में जो कुछ अलग से पार्ट इसके अंदर जोड़े गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर आपको करना है कि 22 पार्ट को अच्छे से आपको याद कर लेना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, याद करना यूपी पीसीएस की परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में थोड़ा सा जो क्वेश्चन होता है दोस्तों वो फैक्चुअल होता है, इसलिए आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, उनको रटना पड़ेगा और इसमें कोई कंसेप्ट लगाने वाली बात विशेष नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ 22 भाग हैं। हम आपको एक हिंट देना चाहते हैं कि आयोग कौन कौन से पार्ट्स को ज्यादा फोकस करता है, कहां से वो सवाल ज्यादा उठाता है। तो एक बात ये जान लीजिए कि जो भी पार्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए हैं बाद में, उनको आयोग ज्यादा फोकस करता है। जैसे कि ये अधिकरण जिसको ट्रिब्यूनल बोलते हैं, इसको पार्ट जो है 14A में जोड़ा गया है, और ये जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत। तो इसको ये सवाल आयोग बार बार पूछता है। पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी आप उठाएंगे तो वहां भी आप देखिएगा कि ऐसे ही पार्ट्स को बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो हम आपको एक हिंट यहाँ ये दे रहे हैं, आप पार्ट 4A को देख लीजिएगा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसको भी 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो ये एक पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो आपका है पार्ट 9 है, पार्ट 9A है, पार्ट 9B है। ये 9A जो है आपका वो पंचायती राज व्यवस्था से है, 73rd अमेंडमेंट 1992 के अंतर्गत इसे जोड़ा गया था। और 9A जो है वो नगर पालिका का है, ये भी 74th अमेंडमेंट 1992 के अंतर्गत जोड़ा गया था। और जो 9B करके है वो जो है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, इसको 97th अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद करिएगा। इसके अलावा जो आयोग आपको फंसाता है भाग 10, 11 और 12 के बीच में। ठीक है, क्योंकि ये जो भाग 10 है, पार्ट 10 है जो, उसमें केवल एक आर्टिकल, वो भी अनुसूचित जनजाति के लिए केवल एक आर्टिकल को मेंशन किया गया है। इसके बाद जब आप क्रम में याद करते हैं तो आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। जब वो पूछ देता है कि फाइनेंस कमीशन किसमें है तो शायद आप 11 मार के चले आते हैं, लेकिन फाइनेंस कमीशन जो है वो आपका 12 में है। 11 में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल, कुछ पार्ट्स आपको अच्छे से ध्यान देने हैं। तो ट्रिब्यूनल वाला भी पार्ट आपको याद रखना है कि कब जोड़ा गया है। इससे रिलेटेड आपको आर्टिकल भी याद कर लेना है, 323A और 323B आर्टिकल इसके थ्रू जोड़ा गया था। तो यहाँ पर मैं आपको इंडिकेट कर पा रहा हूं कि भैया पार्ट्स जो है वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हर साल एक सवाल पार्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट्स है, भाग है, उससे एक सवाल पूछता ही है। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ आर्टिकल पूछा हुआ है, तो आपको ये बता दें कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो लगभग 395 आर्टिकल थे। उन्हीं आर्टिकल के अंदर फिर से जोड़ जोड़ के नए आर्टिकल और अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए हैं।
तो जितने भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं लगभग 120-25 उनको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। और ये जितने भी पार्टिकल आप देखिए आर्टिकल में बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को रखते हैं ना, वो आयोग बहुत ज्यादा फोकस करता है। जैसे ये आर्टिकल 321 ये आपका है निर्वाचन आयोग का, इलेक्शन कमीशन का। उसके बाद 315 है ये आपका आप पब्लिक सर्विस कमीशन का है। और 280 जो है वो आपका फाइनेंस कमीशन का है। और 338 जो है वो आपका नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट का है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आपका है। तो यहाँ बहुत सारे आर्टिकल हैं जिनको आपको याद करना है। मैं कुछ आर्टिकल को जो है अपने इस एक वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल को करा दूंगा, तो वहां से पूरा आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन ये है कि आप आर्टिकल मेन आर्टिकल को अच्छे से याद कर लें, खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जितनी हैं उनसे रिलेटेड आर्टिकल जरूर याद करें। आगे नए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये कालक्रम पूछा गया है और क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन जो है वो आयोग बहुत बार पूछता है। मॉडर्न इंडिया में भी, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का जो सेक्शन है वहां भी पूछ देता है। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं उनका फॉर्मेशन पूछ देता है। और ऐसे आयोग बहुत सारे प्रश्न हर बार खड़ा करता है। तो यहाँ पर एक अमूमन शुरुआत हम लोग जो है पॉलिटी की पढ़ना भारत के संविधान से शुरू करते हैं, यानी फंडामेंटल राइट वगैरह से शुरू करते हैं। लेकिन आपको मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम का एक चैप्टर है, शुरुआत में ही संविधान निर्माण के करने का जो चैप्टर है वहां उसको आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें पिट्स इंडिया एक्ट है, 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट है, फिर उसके बाद 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट है, फिर जितने भी चार्टर एक्ट आए थे उन चार्टर एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजन किया गया था वो आप याद रख लीजिएगा। प्लस जितने अधिनियम बनाए गए थे उन अधिनियम के बारे में जो है आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जैसे 1909 का अधिनियम में क्या प्रोविजन था, 1919 में क्या था, 1935 के अधिनियम में क्या प्रोविजन था, 1947 के जो है उसमें क्या प्रोविजन किया गया था। तो ये यहाँ से सवाल पूछ देता है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय हम बहुत सारे देशों से बहुत सारी चीजें जो है लिए थे, तो वो जैसे फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ से लिया गया है और राज्यसभा की सीटों का आवंटन कहाँ से लिया गया है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, ये सारी चीजें उस चैप्टर में आपको मिल जाएंगी। इसी के क्रम में ये सवाल पूछा गया है कि प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। ये आप जब वहां पढ़ेंगे तो साफ साफ ड्राफ्टिंग कमेटी पूछा है, तो यहाँ ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त को वो चेयरमैन इसके थे BR अम्बेडकर जी थे और उनकी अध्यक्षता में जो है यहाँ पर कमेटी 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि 29 अगस्त 47 को बनाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड। ये जो सवाल उठाया गया है, ये जो स्टेटमेंट है, ये आपका भारत का जो संविधान है उसकी जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसी में से उठाया गया है। उसका जो लास्ट लाइन है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये शब्द उसमें लिखा हुआ है। तो जो डेट मेंशन है वो 26 नवंबर 1949 मेंशन किया गया है। तो वो आपको डेट जो है यहाँ याद रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, जो डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका 26 जनवरी जो है और 1950 में इसको किया गया था। ये भी डेट वहां पर मेंशन किया गया है। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। और पहली बार इसके जो अध्यक्ष जो बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। उसके बाद दूसरी बैठक 11 यानी ठीक 2 दिन बाद हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। तो टोटल 11 बैठकें हुई हैं। एक लास्ट में 12वीं बैठक भी हुई थी, लेकिन अमूमन 11 बैठक ही मानी जाती है। तो आप इसको जब वो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो सारी चीजें वहां पर आपकी क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है दोस्तों। और हाँ, एक बात आपसे और कहेंगे कि जैसे प्रियम्बल को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, वहां से हर बार जो है प्रियम्बल से सवाल लगभग 10 से लेकर के 15 सवाल केवल प्रियम्बल से बनाए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे प्रियम्बल की शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वहां पूछ देगा कि जो हमारा संविधान है उसका सोर्स कौन है, उसका पावर कहाँ से मिलता है, तो भारत के लोग से मिलता है। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें बोलता है टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 5 टर्म दिया है, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये पांचों का क्रम आयोग पूछ देता है कि भैया कब कब है, इनमें से कौन से शब्द जो है बाद में जोड़े गए हैं, ये भी बहुत 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसमें से शब्द जो जोड़े गए हैं उनको उठा करके पूछ देता है। जस्टिस कितने तरह की दी गई है, तो 3 तरह की है, ये सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है एंड पॉलिटिकल जस्टिस है। तो इसमें एक ऑप्शन और दे देगा, रिलीजियस दे देगा, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ से ऐसे सवाल बना सकता है। प्लस स्वतंत्रता यानी लिबर्टी की बात है, तो यहाँ 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करता है, जिसमें आपका थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है, अनवर्शिप है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। फिर कहता है इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो है वो किस देश से ली गई है, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न जो है वो प्रियम्बल से बनाए जा सकते हैं। तो प्रियम्बल को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो चौथा सवाल है ये कह रहा है कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर करता है। इंग्लिश में देखें तो ये है द प्रेसिडेंट कैन रिकमेंडेड टू द पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट आफ्टर सीकिंग व्यू ऑफ द कंसर्न लेजिस्लेटिव ऑफ दैट स्टेट ऑन द सब्जेक्ट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। तो ये जो बात कह रहा है ये आर्टिकल, बिल्कुल ये बात सही है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत ये बात का प्रोविजन किया गया है और राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बात भी सही है, इट इज नॉट मैंडेटरी। और ये भी उसी आर्टिकल के 3 में दिया हुआ है, आर्टिकल 3 में। लेकिन दोस्तों हम ये बोलेंगे कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो बेसिक अंतर है वो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जब मैं अपना इंटरव्यू दे रहा था वहां पर भी मुझसे एक सवाल ये किया गया था आर्टिकल 3 के बारे में, क्योंकि उस समय 370 को हटाया गया था और वो चर्चा का विषय था, तो इसलिए वहां पे मुझसे कई सारे आर्टिकल पूछे गए थे और आर्टिकल 3 को जो है वो पूछा गया। जैसे ही मैंने आर्टिकल 3 बताया तो आर्टिकल 2 के बारे में भी पूछ लिया गया, तो मैंने इसको भी अच्छे से बता दिया। क्योंकि आर्टिकल 3 ये बोलता है कि मान लीजिए कि एक राज्य है, बड़ा राज्य है, इस राज्य में से काट के एक नया राज्य बना दिया, तो ये आपका आर्टिकल 3 के अंतर्गत बनाया जाएगा। और जो मान लीजिए कि पाकिस्तान बहुत खुश हो गया और बोला भैया लाहौर ले लो, तो लाहौर जैसे ही भारत में इंटर करेगा तो उसको हम आर्टिकल 2 के अंतर्गत लाएंगे और एक नए राज्य के रूप में लाहौर की स्थापना कर देंगे। तो वो हमारा जो होगा वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत लाया जाएगा। ठीक है, अब मैं समझा पा रहा हूं कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो आप समझ पा रहे हैं। तो आर्टिकल 2 और 3 के बीच में कंफ्यूजन आपको कभी भी नहीं अब होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर केवल यही बात सही नहीं है इसलिए ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ऐसे असर्शन और रीजनिंग के सवाल को बहुत ध्यान से आपको करने की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय शून्य घोषित कर दिया गया है, उसके संदर्भ में ये सवाल किया गया है। तो एक चीज जो दोस्तों यहाँ पर आपको हम बता दें, जब भी कोई चुनाव होता है तो आयोग उस पर नजरें गड़ा करके रखता है और वहां से सवाल, डायरेक्ट सवाल जो है पूछ लेता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव उस समय हुआ था और वो सवाल पूछा है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है वो न्यायालय, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति इन दोनों के विषय में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी बात आती है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। और ये बात आर्टिकल 71 के क्लास 2 में लिखी गई है। ठीक है, इसी क्लास में ये बात, क्लास 2 में ये स्टेटमेंट
डायरेक्ट दिया हुआ है कि द एक्ट डन बाय हिम एज ए वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसीडर वैलिड। उनका कार्यविधि मान्य होगा अगर इस प्रकार की कोई घोषणा होती है, उस जितना जितना उन्होंने कार्य किया है सब मान्य होगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द एक्ट डन बाय हिम एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डे ऑफ सच डिक्लेरेशन आर नॉट कंसीडर वैलिड। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उस दिन का भी जिस दिन वो कार्यविधि जिस दिन वो डिक्लेरेशन होता है उस दिन का भी उनका मान्य किया जाता है। ये भी आप जाएंगे तो आर्टिकल 71 के क्लास 2 में ये बात स्पष्ट वे में लिखी हुई है। तो मैं आपको ये बात रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है वो बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि बेयर एक्ट में बहुत आर्टिकल को अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। तो ये आप लोग काम करते रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग आइए देखिए, लोकसभा जो प्रथम महिला स्पीकर की बात की गई है, तो यहाँ पर जितनी भी पहली महिला है, जैसे कोई पहली महिला राज्यपाल है, पहली महिला मुख्यमंत्री है, पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की कोई जज है, तो पहली महिला जो है वो आयोग बार बार सवाल आरओ में भी पूछता है और यूपीपीसीएस में भी पूछता है। तो ये आप पहली महिला का जैसे है वो याद रखिएगा। जैसे अभी फातिमा बीबी जो है उनका डेथ हुआ पिछले साल, वो पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश थी, तो वो आप लोग इम्पोर्टेंट है, तो उनको आप एक बार देख लीजिएगा उनके बारे में। तो यहाँ ठीक है भाई। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं ये 7वां क्वेश्चन जो है वो आपका अनुसूची विषय से है, यानी जो शेड्यूल बनाए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको पता होगा जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था उस समय केवल 8 शेड्यूल थे, बाद में इसमें 4 शेड्यूल यानी 4 जो अनुसूचियां हैं उनको बाद में ऐड किया गया है। ये जो बाद में 4 अनुसूचियां ऐड हुई हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 8वां के बाद जो 9वीं आई थी वो भूमि से रिलेटेड सूची थी, 10वीं जो है वो दल बदल परिवर्तन यानी डिफेक्शन लॉ से था, और उसके बाद 11वीं जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से था, 12वीं जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित था। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पर ये देखिए 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 9 जो है प्रोविजन ऑफ वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन करके है, 10th जो है वो डिफेक्शन लॉ से है, 11 जो है वो पंचायत से है, और 12 जो है वो आपका म्यूनिसिपैलिटी से है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा तीसरी अनुसूची और दूसरी अनुसूची में लेकर के कंफ्यूजन होता है, क्योंकि तीसरी अनुसूची में जो है वो आपका शपथ दिया हुआ है, और दूसरी अनुसूची में जो है वो आपको दिया गया है क्या नाम है उनका सैलरी के बारे में चर्चा की गई है। और थर्ड अनुसूची जो है वो फॉर्म जो वो अपना क्या बोलते हैं ओथ है उसके लिए दी गई है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए इस अनुसूची को पूरा, एक एक अनुसूची। यहाँ पर एक चीज और बता दें, 5th अनुसूची और 6th अनुसूची में वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने की आपको कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 5वां जो अनुसूची है उसमें जो प्रोविजन किया गया है और वो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के लिए किया गया है। 6वें में जो है उसमें 4 स्टेट के बारे में, वो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट हैं। पहला है यहाँ पर असम, उसके नीचे है मेघालय, उसके नीचे है त्रिपुरा, देन आफ्टर मिजोरम। यहाँ 4 स्टेट के बारे में यहाँ पर 6th शेड्यूल में पूछा गया है, दिया गया है प्रोविजन, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। आयोग जो है सवाल इन्हीं 4 में से एक कोई अदर स्टेट दे देगा और आपसे पूछ लेगा सवाल। तो यहाँ पर हम इंडिकेट कर पा रहे हैं आप लोगों को कि भैया आपको जो शेड्यूल है उनके अंदर कैसे चीजों को पढ़ना है, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के उद्देश्य के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल पर्पज के लिए कब से यूज करना, कितने वर्ष के लिए। तो ये भी दोस्तों आप लोग जाइएगा तो सीधे आप लोगों को आर्टिकल 343 के क्लास 3 में ये बात स्पष्ट रूप से मेंशन की गई है। और 1963 तक जो है वो 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी भाषा के उद्देश्य के लिए अंग्रेजी भाषा को किया गया था। उसके बाद इसको बढ़ा दिया गया है और अभी भी ये लागू है, चल रहा है। तो ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि बेयर एक्ट की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये आप आर्टिकल ऊपर से पढ़ करके तो चले जाते हैं, लेकिन ये क्लास 2 से सवाल सीधे उठा दिया है, तो आपको अच्छे से आर्टिकल देखना है।
अगले सवाल पर चलते हैं। नीचे कथन जो दिया गया है राष्ट्रपति संसद का भाग है और दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति की सहमति का बिना कानून नहीं बन सकता। दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आर्टिकल 79 ये बात कहता है जो हमारी संसद है वो बनती है राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट को मिला करके ये संसद बनती है। तो ये 79 में ये स्पष्ट रूप से ये मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो ये दूसरा स्टेटमेंट है, दोनों विधेयक जो है सहमति मिलती है, या आर्टिकल 111(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि किसी विधेयक पर वो अपनी सहमति दे, सहमति रोक दे, अपनी वीटो का पावर करे। तो ये भी आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी इस बात का कर रहा है। और यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने पिछले भी आपको बताया है कि जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उन सबको आप अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ देखिए फिर से फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछ दिया गया है, और फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है वो 280 है। फाइनेंस कमीशन की स्थापना 5 वर्ष के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, और ये बात स्पष्ट रूप से उसमें मेंशन की गई है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर होते हैं वो 1+4 होते हैं, यानी एक उसका चेयरमैन होता है और 4 उसके सदस्य होते हैं। ये भी बात स्पष्ट रूप से 280 में मेंशन की गई है। और आपको इस फाइनेंस कमीशन से बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं। तो जैसे ये सवाल बन जाता कि पहले वित्त आयोग का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो केसी नियोगी महोदय थे, याद रखिएगा। मैं आपको एक चीज और रिकमेंड करूंगा कि 10वें चेयरमैन से लेकर के लगभग 15वें और अभी तो 16वें भी आ गए हैं, 16वें चेयरमैन तक का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि आयोग इधर नंबरिंग कर देता है और इधर चेयरमैन का नाम और मैच कराने को दे देगा। आरओ और यूपीपीसीएस परीक्षा में ये पूछ सकता है। जैसे मैंने इसको याद किया है कि भैया फर्स्ट जो थे वो केसी नियोगी साहब थे, और 10th नंबर पे जो थे वो केसी पंथ साहब थे, 11th नंबर पे जो थे वो खुसरो साहब थे, 12th नंबर पे जो थे वो थे आपके रंगराजन साहब थे, और 13 नंबर पे थे उसमें आपके विजय केलकर साहब थे, 14 नंबर पे थे वो रेड्डी साहब थे, और 15 अभी जस्ट जो गए हैं वो एनके सिन्हा हैं, और अभी अरविंद पनगड़िया जी को 16वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ ये बोल रहा है प्रतिवेदन नीति आयोग। देखिए भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कभी भी अपना प्रतिवेदन किसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अथवा स्टेचुरी बॉडी को नहीं देगी। तो यहाँ नीति आयोग जो है वो स्टेचुरी बॉडी है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इससे पहले इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है और ये जो प्रतिवेदन की बात कही गई है, ये आर्टिकल 280 के क्लास 3 में ये बोला गया है कि ये प्रतिवेदन जो है वो प्रेसिडेंट महोदय को देगा, और प्रेसिडेंट महोदय राज्यसभा और लोकसभा के पटल पर इसको हर साल रखवाएंगे। तो ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या इंडिकेट करना चाहते हैं, कि एक एक क्वेश्चन से अपने एक एक टॉपिक को सही डायरेक्शन का दोस्तों बहुत जरूरी है। डायरेक्शन अगर आप गलत आपका रहेगा तैयारी का, तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं 11वें सवाल पे। नीचे उच्चतम न्यायालय के मौलिक रीट जारी करने का जो पावर है वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत दिया गया है, और इस आर्टिकल को BR अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान की जो आत्मा है उसको बताया था। तो ये आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल 32 के अंतर्गत ही उच्चतम न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार के रीट जारी करने की शक्ति रखती है, जिसमें हैबियस कार्पस है, उसके बाद मैंडमस है, प्रोहिबिशन है, क्यू वारंटो और सेटेरी। ये 5 प्रकार का है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीट। ये 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। केवल सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट को भी ये अधिकार है अंडर आर्टिकल 226 यानी 226 के अंतर्गत कि वह रीट को जारी कर सकती है, और संसद को भी ये अधिकार है कि इस पर कानून बना सकती है। और ये वाला स्टेटमेंट भी जो है वो बिल्कुल सही दिया गया है। ये 32 आर्टिकल के क्लास 3 में इस बात को मेंशन किया गया है। तो आप
अच्छे से बेयर एक्ट को देखते रहिएगा, मैं बार बार इस चीज को रिकमेंड करूंगा, तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। देखिए फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आ गई है, महान्यायवादी, ये भी 76 आर्टिकल के अंतर्गत महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को यहाँ पर मेंशन किया गया है संविधान में। और अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो सरकार के लीगल एडवाइजर की तरह भूमिका में होते हैं, और ये किसी भी न्यायालय में, भारत का कोई भी न्यायालय है वहां जाकर के सरकार का अपना पक्ष रख सकते हैं। इसलिए इनको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अहर्ता जरूरी है। ठीक है, इनको क्वालिफिकेशन के लिए ये रखा गया। मान लीजिए ये उच्चतम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और उतनी योग्यता है ही नहीं, तो फिर कैसे काम करेंगे वहां। इसलिए इनको अटॉर्नी जनरल को यहाँ उच्चतम जो योग्यता है वो यही होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा महान्यायवादी को उनके पद से, उसी प्रक्रिया से, उच्चतम न्यायालय से नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि महान्यायवादी जो है वो सरकार के केवल एक लीगल एडवाइजर की तरह हैं, और इनको प्रेसिडेंट नियुक्त करता है और प्रेसिडेंट ही इनको हटा देता है। सरकार जब चाहती है इनको हटा देती है, जब चाहेगी अपने हिसाब से कर लेगी। तो इनसे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं आप देख लीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो संसद के जैसे इसके अलावा सीएजी है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, हटाता कौन है, कितने वर्ष का इसका कार्यकाल रहता है, क्या हटाए जाने के बाद या अपने कार्यकाल पूरा करने के बाद ये पुनः किसी पद के लिए योग्य है या नहीं है, ये सब आप लक्ष्मीकांत में जाइएगा, वहां से पढ़ के एक पेपर पर ऐसे उठा करके और ये लिख लीजिएगा कि भैया इनकी क्या क्या योग्यता है। ठीक है, 13 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में क्या है, ये देखिएगा। जैसे राज्यसभा जो है वो सेंटर लेवल पे काम करता है, उसी तरह जो विधान परिषद है वो जो है आपके राज्यों में वो उच्च सदन के रूप में भूमिका निभाती है। तो ठीक है, और इसका जो सृजन है, जो इसको सृजन किया गया है, इसको समाप्त जो करने का प्रावधान है वो आर्टिकल 169 के अंतर्गत किया गया है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक बात, उच्च सदन होने के नाते इसको या तो सृजित किया जा सकता है या तो समाप्त किया जा सकता है। इसका डिसॉल्व इसको नहीं कर सकते हैं। जिस तरह राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, उसी तरह विधान परिषद को भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 जो है वो आपके 1/3 जो क्या बोलते हैं वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आप ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा जो स्ट्रक्चर, जो कंपोजिशन की जो बात की गई है वो आर्टिकल 171 में की गई है। इसी आर्टिकल के अंतर्गत 171 के अंतर्गत क्लास 1 में ये बोला गया है कि जो विधानसभा के जो मेंबर होंगे, विधानसभा की जो संख्या होगी उसका 1/3 होगा, और किसी भी कंडीशन में 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है आर्टिकल 171 के अंतर्गत आते हैं, और ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसके अलावा विधान परिषद कितने राज्यों में है वो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है। इसके अलावा जो और सवाल विधान परिषद से बनाया जा सकता है वो ये है कि इसके सदस्यों की नियुक्ति कैसे कैसे मतलब चयन होता है। जैसे हम यूपी में हर जगह 1/3 of 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/6, ये इनका स्ट्रक्चर। जैसे 1/3 जो है वो एमएलए करते हैं, विधायक लोग। 1/3 जो है वो करते हैं आपके जो म्यूनिसिपल वाले या फिर जितने भी आपके वार्ड मेंबर होते हैं वो लोग करते हैं। 1/12 जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद वाले, 1/12 जो है वो उच्च शिक्षा परिषद, और 1/6 जो है वो आपके करते हैं राज्यपाल महोदय। तो जैसे हमने इसको याद कर रखा है वैसे आप भी इसे याद कर लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद की संख्या है वो 100 रखी गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो इसलिए आप विधान परिषद को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रेंडमली लगभग हर साल जो है आयोग इससे सवाल पूछता रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं जो 14 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में जो है सवाल पूछा गया है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें वो 31 है, लोकसभा की 80 हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। मैं आपको बोलूँगा कि 2020, 2021, 2022
कि हर वर्ष जो है आयोग राज्यसभा अथवा लोकसभा के सदस्यों का जो नंबरिंग है स्टेट की, वो हर बार पूछ रहा है। तो आप ऐसे ही एक दो पेपर छोटा वाला लीजिएगा मैप, उसमें एक पेन से जो है राज्यसभा को मेंशन कर दीजिए, एक पेन से जो है लोकसभा को मेंशन करके अपने दीवार पे सामने चिपका दीजिए और एक बार अच्छे से याद कर लीजिए। क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा का जो इलेक्शन है 2024 का वो संपन्न हुआ है, तो खास करके जो छोटे छोटे राज्य हैं उनका जो लोकसभा की सीटें हैं उनको आपको मैच कराने को ये सवाल दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में ये देखिए नया सवाल जो है ये सचिवालय वाला, ये भी आर्टिकल 98 के अंतर्गत आता है। ये 98 के क्लास 1 में इस बात को साफ मेंशन किया गया है कि संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। ठीक उसी आर्टिकल में आर्टिकल 98 के क्लास 2 में ये बात की गई है कि इसकी जो भी सचिवालय स्टाफ सेवा शर्तें होंगी वो संसद को ये राइट होगा। तो आर्टिकल 98 जो है वो भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बेयर एक्ट में आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको सवाल मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके आप अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें है ग्राम सभा। पंचायती राज व्यवस्था से दोस्तों बहुत बार सवाल पूछा गया है। पंचायती राज व्यवस्था से आप अच्छे से आपको पढ़ना है और ग्राम सभा की जो बात कही गई है वो यहाँ बोला गया है और इनकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार, बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जो पंचायत का विषय है वो आपका राज्य सरकार का है। तो यहाँ पंचायतों से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं, जो भाग हैं, हमने अभी 9A 9B बताया था। अनुसूची जो 11वीं 12वीं है वो याद कर लीजिए, प्लस आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट है 243 यानी 243 के अंदर, जैसे डी जो है वो रिजर्वेशन की बात करता है और आई जो है आपका उसमें फाइनेंस कमीशन की बात करता है, के जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग की बात करता है। और अगला ही सवाल इसी से पूछा गया है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो 3, 4 और के अंतर्गत रखा गया है। 243 243 के अंतर्गत रखा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग रिस्पॉन्सिबल होगा इसको कराने के लिए। ठीक इसी तरह नगर पालिका के लिए ZA में इसकी चर्चा की गई है। तो ये दोनों ही प्रश्न जो है वो आपके पंचायतों के आ गए। तो पंचायती राज व्यवस्था को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए तीसरा सवाल भी पंचायती राज व्यवस्था से आ गया है और यहाँ पर जो है कमेटी के बारे में पूछा गया है और यहाँ कमेटी जो है वो 3, आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो कई सारी कमेटियां जो हैं पूछी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपका अशोक मेहता कमेटी, ये पंचायती राज व्यवस्था से देखिए यहाँ पर तीसरा चौथा सवाल पूछा है। तो यहाँ पर बहुत सारे कमेटियां बनी थी, उन कमेटी कब कब बनी थी, उनको उनका रिकमेंडेशन क्या क्या था, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे पहली बार कार्य योजना के नाम से पंचायती एक बना था 1953 में, जिसको वर्क प्लान बोलते हैं। ये BPSC ने एक बार सवाल इससे पूछ दिया था। इसके अलावा बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो 1957 में बनी थी। इसने 3 स्ट्रक्चर जो है पंचायतों की बात की थी, ग्राम स्तर पर, उसके बाद खंड स्तर पर, उसके बाद जिला के स्तर पर। ये 3 स्ट्रक्चर बलवंत राय मेहता कमेटी ने की थी। अशोक मेहता कमेटी जो 1977 में बनी थी, इसने 2 टियर स्ट्रक्चर की बात किया था। तो ये स्टेटमेंट 2 टियर वाला जो है ये सही है। और इसने जो है राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना था। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसने खंड को नहीं, इसने गांव को विकेंद्रीकरण का अंतिम बिंदु माना था। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो 2 कमेटी और हैं, GV के राव कमेटी जो है वो 1985 में गठित की गई थी। इसके अलावा ML सिंघवी कमेटी आप देख लीजिएगा, इसने पहली बार पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने की जो है वो रिकमेंडेशन किया था कि भैया इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। इसीलिए 1992 में जो 73rd अमेंडमेंट है, 74th अमेंडमेंट है, वो ला करके जो है इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया था। इसके अलावा अब पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी, वो 2 अक्टूबर 1959 में जो है
नागौर जिला राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। ये सब पंचायतों से रिलेटेड जब चैप्टर पढ़ेंगे आप लक्ष्मीकांत में, तो वहाँ आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि पंचायती राज जो व्यवस्था है वो कितना इम्पोर्टेंट है आयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आयोग बहुत बार यहाँ से सवाल पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश त्यागपत्र किसको देते हैं? ये राष्ट्रपति महोदय को देते हैं, और ये बात आर्टिकल 124 के क्लास 2 में लिखी गई है। ये बहुत आसान सवाल है, आप लोग इसको कर लेंगे। यहाँ आते हैं आर्टिकल 20, तो हम आपको ये कहेंगे कि जो फंडामेंटल राइट के जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आयोग मैच कराने को या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है। तो जैसे हम लोग याद करके बैठे हैं, आप भी इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आर्टिकल 20 जो है वो ये बोल रहा है कि जो है स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने का निषेध करती है, दोहरे दंड की धारा है, कार्योत्तर विधि। तो यहाँ पर कार्योत्तर विधि का मतलब हो गया एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी आज जो कानून बन रहा है वो पिछले किसी क्राइम के लिए नहीं लागू होगा, आगामी क्राइम के लिए उसको उस प्रकार का दंड दिया जाएगा। और दोहरे दंड की धारा जो है, डबल जियोपार्डी क्लास जो कहता है, वो ये कहता है कि एक व्यक्ति को एक क्राइम के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, दो बार दंड नहीं दिया जाएगा। उसके बाद स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने का ये प्रोविजन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहता है, और ये भी आपके आर्टिकल 20 का जो आपका क्लास 3 है उसमें इसको रखा गया है। जबकि ये जो आपका एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है ये आर्टिकल 20 क्लास 1 में रखा गया है, जबकि दोहरे दंड की धारा जो है डबल जियोपार्डी वो 20 के क्लास 2 में रखी गई है। तो ये आप आर्टिकल अच्छे से फंडामेंटल आर्टिकल को, फंडामेंटल राइट को आप देख लीजिएगा। इसके बाद नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है। तो मैंने आपको बताया ना कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू चीजें जोड़ी गई हैं उस पर आयोग बहुत फोकस करता है। पर्यावरण संरक्षण जो है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ये आर्टिकल 40A के अंतर्गत डीपीएसपी का पार्ट है, और आर्टिकल 51AG के अंतर्गत ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है, और ये दोनों ही बाद में जोड़े गए हैं, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए थे। तो ये आप याद रखिएगा। तो जितना भी चीजें हैं, अब इसमें जैसे फंडामेंटल जो है आपकी ड्यूटी है वो 11 ड्यूटी है, उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आयोग वहां से सवाल पूछ देता है। प्लस डीपीएसपी का जो आर्टिकल है खास करके 39 हो गया, 40 हो गया, 44 हो गया, आपका सिविल कोड का जो है 47 जो है, 48 है, 48A है, 49 है, ये जितने भी आर्टिकल हैं आप अच्छे से याद कर लिया। जब मैं आर्टिकल कराऊंगा आप लोग को तो वहां पर भी मैं इसको बहुत हाईलाइट करके कराऊंगा। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में क्या चीज सही की गई है? अनुच्छेद देखिए, आयोग की महिमा जो है वो कभी कभी जो है गड़बड़ा जाता है माहौल, तो यहाँ पर आर्टिकल लिखना ही उसने हिंदी मीडियम वाले छात्रों के साथ थोड़ा सा यहाँ अन्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ उन्होंने आर्टिकल नहीं मेंशन किया है। अगर आपको कोई डाउट होता है फटाक से आप इंग्लिश वर्जन में जाइए और यहाँ देखिए, विद रेफरेंस टू द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, आर्टिकल यहाँ मेंशन किया है, यहाँ नहीं किया है। आर्टिकल 109 प्रोवाइड फॉर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस, तो ये आर्टिकल आप देखे होंगे कि आर्टिकल 108 में इस बात का प्रोविजन किया गया है कि संयुक्त दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है और स्पीकर इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये बात 118 की क्लास 4 में दी गई है। भावुक होकर के 108 मत मार दीजिएगा। जो अध्यक्ष स्पीकर जो है अध्यक्षता करते हैं वो 118(4) के अंतर्गत करते हैं। तो आर्टिकल को आपको ढंग से याद करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉलिटी का सेक्शन समाप्त हो गया। पॉलिटी के क्वेश्चन को देखने के क्रम में हमने 2-3 बातें ध्यान से देखी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू चीजें जुड़ी गई हैं आपको उस पर फोकस करना है। बेयर एक्ट के क्लास के अंदर की चीजों को, प्रोविजन को अच्छे से पढ़ना है। तो हम इस क्वेश्चनों से यही चीज सीखें। नेक्स्ट चलते हैं, आपका जो पॉलिटी खत्म हो गई, अब हिस्ट्री का सेक्शन शुरू होता है। तो आगे 20 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से है। तो यहाँ पर प्राचीन काल में आक्रमणों के संदर्भ में कौन सा कालक्रम सही है? यूनानी शक कुषाण। तो देखिए, जब मौर्यों का जो सेंट्रलाइज पावर था वो विघटित हो चुका था, तो उसके बाद बहुत सारे आक्रांता आए थे और आयोग जैसे ही कहीं वैक्यूम क्रिएट होता है चीजों को लेकर के, आयोग खटाक दे वहां पर भी सवाल क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहले हिंद यूनानी आए, शक आए, इसके बाद पहलव आए थे
और उसके बाद कुषाण आए थे। इनका कालक्रम आप याद रखिएगा, ठीक है। और आप जब एंशिएंट पढ़ेंगे तो ये आपको उसमें मिल जाएगा, क्या नाम है, घटना चक्र वगैरह में भी आपको आराम से ये चीज मिल जाएगा। मिलिंद पानो, राजा मिलिंद बौद्ध भिक्षु के संदर्भ में संवाद की बात करता है। नागसेन, अब देखिए नागार्जुन, नागसेन, नागभट, तो आयोग थोड़ा सा आपको नाम देख करके ऐसे कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये रिपीटेड सवाल है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, खटाक से सवाल को कर देना है। चरक संहिता कितने अध्यायों में विभाजित है, ये यहाँ पर देखिए, कुछ जैसे बैटिंग की जाती है ना, कुछ गेंद ऐसी आती है, बल्ला उठा दो भैया, जाने दो गेंद, हमको नहीं टच करना, तो ऐसे सवालों को आपको नहीं टच करना होता है और ऐसे सवालों को जाने देना होता है, ठीक है। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दो, देखिए कभी भी कोई भी कालक्रम आप पढ़िएगा तो उसका जो प्रशासनिक पद है उस पद को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि किस व्यक्ति को कौन सा पद में क्या नाम दिया गया था, ठीक है। चाहे वो मौर्य वंश का हो, चाहे वो गुप्ता वंश का हो, चाहे आप सल्तनत काल में आइए, ये चीज आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो भाग दू, भाग मतलब एक कर होता था, दू माने उसको उगाने वाला, यानी राजस्व कर को जो जमा करता था वो भागदू होता था। और ये आप जो है एक छोटी सी बुक जो हम टेलीग्राम पे चैनल है उस पे सेंड किए हैं, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा और वो मिल जाएगा। तो उसमें बहुत सारा अच्छे वे में करके दिया हुआ है। पुरातात्विक स्थल की अगर बात करें तो ये उसी बुक में लास्ट के 10-12 चैप्टर पे पुरातात्विक स्थल और उनका क्या इंपॉर्टेंस रहा है वो आपसे पूछता रहता है आयोग। हर साल लगभग 2-3 पुरातात्विक स्थल जरूर पूछता है, इसलिए आप पुरातात्विक स्थल पर फोकस करिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए नेवासा कुछ ऐसे हैं कि देखिए आप डायरेक्ट सवाल पा जाएंगे, जैसे डिंडवाना आप जानते हैं कि राजस्थान में है, फिर नेवासा जो है वो महाराष्ट्र में है। इसके अलावा अगर 2-1 क्वेश्चन नहीं जानते हैं तो उसको आप ऐसे मिलाइएगा कि आपका सवाल गलत न होने पाए। जैसे गुडियाम जो है ये नाम से ही तमिलनाडु का लग रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग आपको एग्जामिनेशन हॉल में खोल करके रखना पड़ेगा, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति पूर्वी सीमा, वही हमने बताया कि जब आप इसको अच्छे से मैपिंग एंशिएंट हिस्ट्री में आप मैपिंग अच्छे से कर लीजिएगा, तो जब आप मैपिंग करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि मांडा जो है वो वहाँ चेनाब पर था, ठीक है, चेनाब नदी पर, वो कश्मीर में था, ये उत्तरी सीमा करता था। आलमगीर जो है हिंडन नदी पे ये पूर्वी था, और ये जो है दाइमाबाद महाराष्ट्र में था, ये दक्षिण में था, सुतकांडोर जो है वो पश्चिम में था। तो ये जो क्रम था ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा जितना भी जो धौलावीरा है, कालीबंगा है, रोपड़ है और लिखैया उखैया, जितना भी मतलब स्थल दे रखा है उन स्थल को आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम वहाँ कराएंगे भी अभी थोड़ा सा कुछ इस पे, तो वहाँ आप इसको सही से कर लीजिएगा। पुराणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो ये आप देखिएगा कि जो पुराण है वो 3 पुराण खास करके महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। इसमें मत्स्य पुराण जो है वो आपका 7 वाहनों से रिलेटेड है, और बाकी विष्णु पुराण मौर्य वंश से है और वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से है। तो आप लोग जब वो बुक पढ़ेंगे या घटना चक्र आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पुराण वाला जो दिया होगा तो अच्छे से आप कर लीजिएगा। ये ऐसे है ना कि जहाँ पे आपको जब एंशिएंट हिस्ट्री का स्रोत लिया जाता है तो उसमें ये चैप्टर में ये सारी चीजें मिल जाएंगी, वहां ढंग से आप इस सब चीजों को कर लीजिएगा। युग्म दर्शन की अगर बात की गई है तो यहाँ पर आपके जितने दर्शन हैं उन पर है, जैसे सांख्य दर्शन जो है उसका कपिल मुनि ने किया था स्थापना, ठीक है। योग दर्शन जो है वो पतंजलि महोदय ने किया था, ठीक है। न्याय दर्शन जिसको आज हम लोग जिसमें तर्क वितर्क की बात की जाती है, सिलोलिज्म वगैरह की जो बात की जाती है, इसको गौतम ऋषि ने दिया था, इसमें यही सब बातें होती हैं। उसके बाद जो आपका गौतम ऋषि के बाद जो कणाद हैं वो कणाद और वैशेषिक दर्शन जो है वो कणाद ऋषि ने किया था। इसमें जो आज हम लोग केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं उसकी चर्चा इसमें वैशेषिक दर्शन में की गई थी। और मीमांसा जो है वो जैमिनी ने किया था, और उत्तर मीमांसा जो है वो बद्रनारायण ने किया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आप एक लिस्टिंग उसमें हर जगह मिल जाएगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा।
कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में यहाँ बात बोली गई है, तो वो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है गलत है। तुर्की भाषा जानता था और अच्छा ज्ञाता था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये हम भी गलत कर दिए थे। ये जो पेपर हम आपको दे रहे हैं, ये पेपर मैंने खुद 2023 का मेरा खुद का पेपर है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ घुमाने की कोशिश किया है, तो वो देख लीजिएगा। खरीदादार जो है वो खरीदादार का मतलब होता है, खरीद का मतलब अरबी भाषा में होता है चमड़ा, ठीक है, चमड़ा, और उसके आधार जो है चमड़े में जो फरमान रखे जाते थे उसको खरीदार बोलते थे। तो ये जो है फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। तो ये आप लोग छोटे छोटे जो शब्द हैं, टर्म हैं, वो उस बुक में भी मिलेंगे, और जब आप कोई घटना चक्र या मानक बुक पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो है मैच कराने को बहुत कुछ देता है, बुक वगैरह को मैच कराने को दे देगा या अन्य चीज़ों को। तो यहाँ पर देखिए मिराते सिकंदरी, बुरहाने मासिर, रियाजुल सलातीन, रियाजुल इंसा। तो यहाँ पर आप लोग घटना चक्र पढ़ेंगे तो इंसा शब्द जो है वो पत्रों के लिए ही यूज किया गया है। तो मैंने यहाँ पर देखा जैसे ही इंसा है तो जहाँ पत्र है उससे मैच करा दीजिए, तो ये हमारा काम आसान कर दिया। सिकंदरी हमें पता नहीं था कि इसमें क्या है, लेकिन सिकंदर नाम का एक शासक जो है वो गुजरात का था, उससे हमने पकड़ लिया था गुजरात। इस तरह आपको दिमाग भी अपना खोल के वहाँ रखना होगा। बुरहानपुर दक्षिण में पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पकड़ लिया बहमनी अहमदनगर का जो शासक है वहाँ से। तो ये सवाल हमने सही कर लिया था। तो आप लोगों को भी दिमाग जो है वहाँ खोल करके रखना पड़ेगा, और जो छोटे छोटे टर्म हैं उनको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ लिखा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमीदा बानो बेगम जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी, बल्कि हुमायूं की पत्नी थी। तो यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं से रिलेटेड चीज़ें बहुत बार आयोग पूछा हुआ है, जैसे आगम करके थी जो उसकी धाय माता थी अकबर की, तो उनसे भी कई बार सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक इंडिकेशन देता हूं कि यहाँ पेशवाओं का कालक्रम पूछा हुआ है। तो बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, नारायण और माधवराव, इनके कालक्रम को पूछा गया है, कई बार इस सवाल को पूछा गया है। तो पहले नंबर पे बालाजी विश्वनाथ आते हैं, फिर बाजीराव, फिर इन दोनों लोगों को मिला के बालाजी बाजीराव हो जाते हैं। फिर आते हैं आपके बाजीराव द्वितीय आते हैं। बाजीराव द्वितीय के समय ही 1761 के पानीपत की लड़ाई हुई थी, उसी में इनकी डेथ हुई थी। उसके बाद माधव राव आते हैं, फिर माधव राव जब चले जाते हैं फिर नारायण राव आते हैं। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट में इन दोनों लोगों को जोड़ के माधव नारायण राव आते हैं। तो इनका जो कालक्रम है उनको आपको एक पेज पे लिख लेना है, कई बार उठा करके सवाल आयोग पूछ देता है। इससे और एक हम चीज बताते हैं, जैसे जब 1707 में जो है वो औरंगजेब की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो बहादुर शाह आते हैं, जहांदार शाह आते हैं, फर्रुखसियर आता है और मोहम्मद शाह रंगीला आता है, इनका क्रम भी उठा करके पूछ देता है। इसके अलावा जो शिवाजी की डेथ जब आपकी 1780 में हो जाती है, तो शिवाजी की डेथ के बाद जो है 1680 में शिवाजी की डेथ होती है, 1680 के बाद से जो है वो कालक्रम पूछ देता है कि भैया इनके बाद कौन आया। शिवाजी के बाद जो है संभाजी आए, फिर राजा राम आए, फिर ताराबाई, फिर साहू जी महाराज। तो इनका जो क्रम जैसे हम याद किए हैं वैसे आप भी याद कर लीजिएगा। सूफी का कालक्रम याद कर लीजिएगा। तो ये जो मेडाइवल वाला सेक्शन है थोड़ा, वहां पे आपको ये काम जरूर करना पड़ेगा कि उनका कालक्रम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कश्मीर का जजिया कर, तो जैनुल आबिदीन को जो है वो कश्मीर का अकबर बोला जाता है, ठीक है, कश्मीर का अकबर बोला जाता है। एक सहिष्णु राजा के तौर पर ये रहा था, इसने जजिया कर और गौहत्या अन्य प्रकार की बहुत सारी चीजें जो है समाप्त करा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर इससे सवाल ये पूछ दिया जाए कि जजिया कर को सबसे पहले कौन खत्म किया, और यहाँ पे अकबर भी ऑप्शन में हो और जैनुल आबिदीन हो, तो जैनुल आबिदीन का काल जो है वो 1420 से लेकर के 1417 यानी 15वीं सदी का है, जबकि अकबर जो है वो 16वीं सदी के हैं। तो जैनुल आबिदीन अकबर से पहले कार्यकाल के हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। छोटे छोटे जो राज्य हैं बाद में बने थे ना, जब सेंट्रलाइज सल्तनत समाप्त हो गई थी तो छोटे छोटे राज्य बने थे, उन छोटे छोटे राज्यों से सवाल आयोग बहुत बार उठा करके पूछता है।
फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान का संग्रह 300 संत के। ये क्वेश्चन देखिए मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन था, और ये अजीजुद्दीन खान जो हैं इन्होंने ये लिखा था, और ये उसी बुक में, जो छोटी सी सार संग्रह वाली बुक है, उसी में मिल जाएगा। ठीक है, और चलते हैं संगीत की टप्पा शैली की अगर बात करें तो सम्राट में परिष्कृत हुआ था, तो ये जो है आपका हुआ था मोहम्मद शाह के शायद कार्यकाल में हुआ था। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन ये मोहम्मद शाह के ही शायद कार्यकाल में हुआ होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कवित्री, ऐसे सवाल जब आते हैं तो वही काम करना है कि बल्ला उठाना है और जाने देना है। हालांकि इसका सवाल जो है गंगाबाई शायद है, गंगाबाई गणेश देवलीला की थी, तो ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 1857 के विद्रोह से है। तो 1857 के विद्रोह से कम 20 सवाल बनेंगे, उसको अच्छे से आप 1857 की क्रांति को पढ़ लीजिएगा। आयोग बार बार यहाँ से सवाल उठा देता है कि जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व करता कौन था, कहाँ कहाँ क्रांति हुई, उसका दमन करता कौन था, कौन कौन लोग इस पे बुक लिखे हुए हैं, और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगले जो क्वेश्चन है 40 से लेकर के 41 से 80, वो हम अगले सेशन में करेंगे, और लगातार आप लोग तैयारी करते रहिए, और हमारे इस चैनल को जीएस जोन को जो है आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए। जय हिंद दोस्तों।